मेरे मामा मामी का एक हादसे में निधन हो गया था, जिसके कारण उनकी बेटी शीतल हमारे साथ रहने लगी। जब से वह आई थी, घर का सारा काम वहीं करती थी। घर की छत पर चूल्हा था और उस चूल्हे पर वह शाम को 15 लोगों की रोटियां बनाती थी। उस समय उसकी हालत बहुत खराब रहती थी। घर में मेरी बहनें थीं, लेकिन वे कोई काम नहीं करती थीं। एक दिन शीतल की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसकी मदद के लिए मैं छत पर गया। लेकिन वहां का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो मेरे मामा मामी गांव में रहते थे। वे हमसे मिलने के लिए शहर बस से आ रहे थे। तभी उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में मामा मामी का निधन हो गया था। उनकी सिर्फ एक बेटी थी, शीतल। वे तीनों ही गांव में रहते थे। मामा मामी के अंतिम संस्कार हो चुके थे, लेकिन जब माँ पिताजी घर लौटे तो उनके साथ शीतल थी। शायद वह मुझसे 1 साल बड़ी थी। वह 18 साल की थी और मैं 17 साल का था। उसने अपने हाथ में एक छोटी सी बैग पकड़ी थी और लगातार रो रही थी। मेरी माँ उसे समझाती थी। वह अपने दुख में इतनी डूबी थी कि कुछ खा पी नहीं पा रही थी। उसे देखकर मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन मैंने सिर्फ 2 सहानुभूति के शब्द कहे थे। मेरे दोनों बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी और एक बहन की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन दूसरी की शादी बाकी थी। माँ उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। मैं सबसे छोटा था। कुछ दिन तो शीतल को घर में सभी लोग दिलासा देते थे, लेकिन एक दिन बड़ी भाभी उससे कहने लगी, अगर तू ऐसे ही बैठी रहेगी तो तू अपने दुख को कभी नहीं भूल पाएगी। तुझे खुद को घर के काम में व्यस्त रखना चाहिए, ताकि तुझे माँ पापा की ज्यादा याद ना आए। इस पर शीतल बोलने लगी, मैं गांव में पढ़ाई करती थी। हमारे गांव में भी कॉलेज है। लेकिन शीतल की इस बात को सभी ने नजरअंदाज कर दिया। फिर भाभी बोली, पढ़कर भी तू क्या करेगी? आखिर में घर का काम ही तो करना है। फिर माँ बोलने लगी, मेरी दोनों बेटियां तो सिर्फ 10वीं तक पढ़ी हैं। एक की तो मैंने शादी कर दी और दूसरी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। हमारे यहाँ लड़कियों की पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। लड़की को सिर्फ घर के काम में निपुण होना चाहिए। माँ और बहन की ऐसी बातें सुनकर शीतल चुप हो गई। लेकिन जब मैंने उसकी ओर देखा तो मुझे लगा कि उसे आगे पढ़ने की बहुत इच्छा है। इसलिए मैंने माँ से कहा, माँ, अगर शीतल की पढ़ने की इच्छा है तो उसे पढ़ने दें। अगर आज मामा मामी जिंदा होते तो वे जरूर उसे आगे पढ़ाते। मेरी बात सुनकर माँ मुझ पर चिल्लाने लगी और बोली, तुझे उस पर दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं। अरे, लड़कियों को पढ़ाकर क्या उन्हें नौकरी करनी है? कितना भी पढ़ लें, आखिर में उन्हें घर का काम ही करना पड़ता है। तुझे अभी इन बातों की कोई समझ नहीं। तू औरतों के मामले में बोलने मत जा। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गया। फिर धीरे धीरे शीतल घर का सारा काम करने लगी। मेरी दोनों भाभियां उस पर हुकूमत चलाने लगीं। एक भाभी कहती, शीतल, आटा अच्छे से गूंथ, चपातियां नरम होनी चाहिए। दूसरी भाभी कहती, शीतल, ऐसा कर, चपातियां बनाने के बाद तुरंत चावल की खीर बना। मेरे बच्चों को खीर बहुत पसंद है। मेरी बहन कहती, शाम की चाय की जिम्मेदारी शीतल पर डाल देनी चाहिए। वह अच्छी चाय बनाती है। गर्मी के दिन शुरू हो गए थे, इसलिए हमारा चूल्हा घर की छत पर बनाया गया था। सुबह और शाम की चपातियों की जिम्मेदारी शीतल पर थी। वह घर में आटा गूंथती और ऊपर ले जाकर चपातियां बनाती। जब वह चपातियां बनाकर नीचे आती तो उसकी हालत बहुत खराब होती थी। नीचे आने के बाद उसे सभी के लिए खाना परोसना पड़ता था। घर के सारे लोग खाना खाते और अपनी अपनी कमरों में चले जाते। फिर शीतल सभी की गंदी थालियां उठाकर किचन में रखती और बर्तन धोती। बर्तन धोकर फ्री होने के बाद मेरे पिताजी उसे चाय बनाने को कहते। शीतल चाय बनाकर पिताजी को देती। फिर आंगन में सभी के बिस्तर बिछाने पड़ते। काम करते करते रात के 12-1 बज जाते और फिर इतना सब करने के बाद उसे थोड़ा आराम मिलता। सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए उठता तो वही मुझे नाश्ता बनाकर देती। बाकी सारे लोग सोए रहते। एक दिन शीतल मुझसे बोली, मुझे तेरी पुरानी किताबें दे दे। मैंने उससे कहा, तू उन किताबों का क्या करेगी? इस पर शीतल बोली, मुझे किताबें पढ़नी हैं। मुझे पढ़ना है। मैंने कहा, तेरे पास वक़्त भी है क्या? तब शीतल बोली, वक़्त मैं निकाल लूंगी। तू बस अपनी पुरानी किताबें मुझे दे दे। फिर मैंने उसे अपनी सारी पुरानी किताबें दे दीं। लेकिन मेरी दोनों भाभियां उसे 1 मिनट का भी समय नहीं देती थीं।
उनकी छोटी मोटी सारी काम शीतल को ही करने पड़ते थे। मुझे इस बात का आश्चर्य होता था कि मेरी माँ भी बहनों को कुछ नहीं कहती थी। शीतल तो उनकी सगी भाई की बेटी थी, फिर भी माँ को उस पर दया नहीं आती थी। एक दिन मेरी बहन को देखने कुछ मेहमान आने वाले थे, लेकिन जब उन लोगों ने शीतल को देखा तो वे मेरी बहन की जगह शीतल का हाथ मांगने लगे। ये देखकर मेरी माँ बहुत गुस्सा हो गई थी। उसे बहुत गुस्सा आया था और बहन को तो इतना गुस्सा आया कि वह गुस्से में शीतल को बहुत बुरा भला कहने लगी। वह माँ से बोली, शीतल अपने नखरे दिखाने के लिए जानबूझकर उन मेहमानों के सामने आई थी। माँ, जब तक ये हमारे घर में है, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई पसंद करेगा और मेरी शादी होगी। उस समय मैं वहीं बैठा अपनी नोट्स बना रहा था। मैंने अपनी बहन से कहा, अरे, भगवान से तो डर। इस बेचारी लड़की पर तू कैसा इल्जाम लगा रही है? मेरे सामने तूने ही उसे कहा था कि बाहर के चाय के कप ले आ, और अब अगर वे लोग शीतल को पसंद करके चले गए, तो तू उस पर क्यों इल्जाम लगा रही है? इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? मेरी बात सुनकर दीदी मुझ पर ही चिल्लाने लगी और बोली, तू चुप रह। तुझे नहीं पता कि ये कितनी चालाक है। इसने जानबूझकर अपना चेहरा धोया, आंखों में काजल लगाया, होठों पर लिपस्टिक लगाकर उन लोगों के सामने आई थी। फिर मैंने भी दीदी से कहा, दीदी, अगर घर में कोई मेहमान आने वाला हो तो सभी लोग तैयार होते हैं ना? हमारी दोनों भाभियों ने भी तो मेकअप किया था ना? फिर तू सिर्फ उसी को क्यों बोल रही है? इस पर दीदी बोली, तू औरतों के बीच में क्यों बोल रहा है? फिर मेरी माँ बोली, महेश, तुझे चुप रहना नहीं आता क्या? और जब तक तेरी दीदी की शादी नहीं होती, मैं इसकी शादी थोड़े ही करूंगी। इस पर मेरा बड़ा भाई बोला, अरे, लेकिन माँ, वैसे भी इस शीतल की शादी इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? अभी इसे 3-4 साल ऐसे ही रहने दे। पहले इसे घर का काम तो अच्छे से सीखने दे। इन्हीं दिनों में मेरी बड़ी दीदी भी गर्भवती हो गई थी। तब उसके ससुराल वालों ने उसे मायके भेज दिया। मेरी बड़ी बहन तो बिस्तर से पैर भी नीचे नहीं रखती थी। पानी भी शीतल से मांगकर अपने बिस्तर पर ही पीती थी। कहती थी, डॉक्टर ने कहा है कि आराम करो। मैं यहाँ आराम करने आई हूँ। पूरा दिन शीतल चक्कर घिन्नी बनी रहती थी। कभी माँ कहती, मेरे पैरों में तेल लगा दे। कभी बड़ी बहन कहती, मेरा सिर दुख रहा है, दबा दे। कभी दोनों भाभियाँ कहती, अब तक तूने खाना नहीं बनाया, चपातियाँ नहीं बनाई। वे दोनों काम से आ रहे होंगे। तू बहुत कामचोर है। हर मिनट सभी शीतल को कुछ न कुछ कहते और उससे काम करवाते। एक रात जब मैं सो रहा था, तो मुझे रात में रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठा, तो देखा कि शीतल अपने बिस्तर पर नहीं थी। जब मैं रोने की आवाज़ सुनते-सुनते स्टोर रूम तक पहुंचा, तो देखा कि शीतल अपने सामने मोमबत्ती जलाकर किताब पढ़ रही थी और रो रही थी। मैंने उससे कहा, तू इस वक़्त यहाँ क्या कर रही है? सोना नहीं है क्या? तब शीतल बोली, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। आंगन में सोने का मन नहीं हो रहा। ठंड लग रही है। मैंने उससे कहा, फिर तू किताब क्यों पढ़ रही है? तब शीतल बोली, पूरा दिन किताब पढ़ने का वक़्त ही नहीं मिलता, इसलिए सोचा कि थोड़ा पढ़ लूं, लेकिन सिर बहुत दुख रहा है और हाथ पैर भी दुख रहे हैं। शीतल का चेहरा बहुत उतरा हुआ था। जब मैंने उसके माथे पर हाथ रखा, तो उसे बुखार था। मैंने तुरंत कहा, अरे, तुझे तो बहुत तेज़ बुखार है। तब शीतल बोली, हाँ, इसलिए ही मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। ठंड भी लग रही है। मैं तुरंत किचन में गया, फ्रिज खोला, उसमें से दूध निकाला और उसे गर्म करके एक गिलास उसे पिलाया। यह सब देखकर वह मुझे घूर कर देखने लगी और बोली, सुबह आत्या चिल्लाएगी कि दूध किसने पिया? मैंने कहा, तो मैं कह दूंगा कि मैंने तुझे दूध पिलाया था। तू डर मत। मैंने उसे दूध पिलाया और साथ में एक पेनकिलर गोली भी दी। वह गोली खाकर सो गई। सुबह जब सभी लोग शीतल शीतल चिल्ला रहे थे, तब शीतल बीमार होने के कारण उठ नहीं पाई थी। मैं कॉलेज गया था। जब लौटा, तो उसे बर्तन धोते देखा। मुझे उसका बहुत बुरा लगा। वह बर्तन धो रही थी और साथ में अपने आंसू पोंछ रही थी। मैंने उससे कहा, ये तू क्या कर रही है? तू बीमार है ना? तब शीतल बोली, क्या फर्क पड़ता है? काम तो करना ही पड़ता है ना? मैंने भी तुरंत कहा, क्यों नहीं फर्क पड़ता? हमारे घर में जब कोई बीमार होता है, तो वह कोई काम नहीं करता। फिर तू क्यों कर रही है? चल, उठ यहाँ से।
मैंने उसके हाथों पर पानी डाला, जो साबुन के झाग से भरे थे। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे खाट पर लिटाया। जब यह दृश्य भाभी ने देखा तो बोली, तू इसे खाट पर क्यों लिटा रहा है? मैंने भाभी से कहा, भाभी, तुम्हें नहीं दिखता कि वह बुखार से तप रही है और वह ठंडे पानी में काम कर रही है? तब भाभी बोली, तुझे इसकी इतनी दया क्यों आ रही है? मैंने कहा, अगर तुम लोगों को नहीं दिखता तो मुझे उस पर दया करनी ही पड़ेगी ना। जब तुम बीमार होती हो तो तुम भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। मेरी बात सुनकर भाभी बोली, इस लड़की के लिए तुम्हारा बहुत मुंह चलता है। मैंने भी गुस्से में कहा, हाँ चलता है तो क्या। कुछ देर बाद ही मेरी बड़ी बहन शीतल को आवाज देने लगी। बोली, अरे शीतल, बाहरी हो गई है क्या? मेरा आवाज तुझे सुनाई नहीं देता? मुझे चाय बनाकर दे। मैं अपनी बड़ी बहन के कमरे में गया। वह बिस्तर पर लेटकर फोन पर अपने पति से बात कर रही थी। मैंने उससे कहा, तुझे क्या ऐसा अलग बीमारी हो गई है कि तू खुद चाय भी नहीं बना सकती? तब वह बोली, तुझे नहीं पता क्या, मैं प्रेग्नेंट हूं। मैंने कहा, प्रेग्नेंट है तो क्या, बीमार है क्या? तुझे कौन सा रोग हुआ है? प्रेग्नेंट तो बहुत सारी औरतें होती हैं। उलट, शादी के बाद ज्यादातर औरतें प्रेग्नेंट होती ही हैं। फिर तू जैसे घर का काम छोड़कर बिस्तर पर पड़ी नहीं रहती। मेरी बात सुनकर बड़ी दीदी को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, तेरा अब बहुत ज्यादा मुंह चलने लगा है। बाहर जा और उस शीतल को मेरे लिए चाय बनाने को कह। मैंने दीदी से कहा, वह तुम्हारी नौकरानी नहीं है, उसे बहुत तेज बुखार है। तुम लोगों को किसी को उस पर दया क्यों नहीं आती? इतने में वहां मेरी माँ भी आ गई थी। वह बोली, तुझे उस पर इतनी दया क्यों आ रही है? अरे, सुबह ही मैंने उसे नाश्ते के बाद गोली खाने को दी थी। अब उसका बुखार उतर गया है। उसे थोड़ा सा भी बुखार आए तो नाटक करती है। तू उस पर इतनी दया मत दिखा, समझा ना? मेरी माँ उलट मुझ पर चिल्लाने लगी थी। मेरी छोटी बहन बोली, माँ, महेश को जरा संभाल कर रहने को कह। उसे उस पर बहुत दया आती है। वह शीतल बहुत चालाक लड़की है। वह अपने नखरे दिखाकर इसे फंसाएगी। मैंने उससे बस इतना ही कहा, जरा मुंह संभाल कर बोल। मैं घर में सबसे छोटा था, इसलिए मेरी बात को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। बीमारी में भी शीतल से घर का सारा काम करवाया जाता था। बर्तन और चूल्हे पर चपातियां भी उससे बनवाई जाती थीं। शाम को जब वह चपातियां बनाने छत पर गई तो वह बहुत थक गई थी। बुखार के कारण उसकी आंखों से पानी बह रहा था। शायद वह रो रही थी। निश्चित रूप से वह अपने भाग्य को कोस रही होगी कि अगर माँ पापा जिंदा होते तो उसका जीवन ऐसा नरक नहीं बनता। मामा मामी उसकी बहुत देखभाल करते थे। वह उनकी इकलौती बेटी थी। मामा मामी उसका बहुत लाड प्यार करते थे। मुझे याद आने लगा कि मामा मामी उसके कितने नखरे पूरे करते थे। मैंने एक गहरी सांस ली और सोचा कि मुझे अब छत पर जाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। घर में किसी को उस पर दया नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर गया, सामने का दृश्य देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई, क्योंकि वह चूल्हे के पास बेहोश पड़ी थी। यह दृश्य देखकर मैं दौड़कर उसके पास गया। देखा तो चपाती चूल्हे पर जल गई थी। मैं शीतल शीतल चिल्लाकर उसे उठाने लगा, लेकिन वह होश में नहीं थी। मैंने छत से नीचे झुककर माँ को आवाज दी, अपनी बहनों को आवाज दी। सभी छत पर आ गए थे। शीतल को बेहोश देखकर सभी टेंशन में आ गए थे। कोई उसके चेहरे पर पानी डाल रहा था, तो कोई उसे आवाज दे रहा था, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। फिर भाभीयों और मेरी माँ ने मिलकर उसे बहुत मुश्किल से उठाया और नीचे लाकर खाट पर लिटाया। तब बुखार के कारण वह कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बार बार अपनी माँ को आवाज दे रही थी, कभी अपने पापा को आवाज दे रही थी। कह रही थी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी अपने साथ ले जाना था। शीतल की हालत देखकर मुझे उसका बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मेरे घरवालों के दिल में उसके लिए जरा भी दया नहीं थी। सुबह होते ही माँ ने उसे दवा के लिए अस्पताल जाने को तैयार होने को कहा। माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। कुछ दिन गोलियां और दवा खाकर वह ठीक हो गई थी, लेकिन फिर से घर का सारा काम उसे ही करना पड़ रहा था। धीरे धीरे दिन ऐसे ही निकलते जा रहे थे। छोटी बहन के लिए जो रिश्ते आते थे, वे शीतल को देखते ही उसे पसंद कर लेते थे। बहुत अच्छे घरानों से उसके लिए रिश्ते आए थे, लेकिन मेरी माँ का वही हठ था कि वह अपनी बेटी से पहले शीतल की शादी नहीं करेगी।
डिलीवरी के बाद मेरी बड़ी बहन अपने घर चली गई थी। इन्हीं दिनों में एक रिश्ते में मेरी बहन पसंद आ गई। मेरी माँ बहुत खुश थी और दीदी की शादी की तैयारियों में लग गई। शादी की सारी तैयारी शीतल ने ही की थी। अब शादी के घर में कितना काम होता है, ये अलग से बताने की जरूरत नहीं। वह सारा काम माँ शीतल से ही करवाती थी। मुझे उस पर बहुत दया आ रही थी। अब तो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे। चेहरे का रंग भी सांवला होने लगा था। पता नहीं कब तक उसके साथ यह अन्याय होता रहता। मेरी इच्छा होने के बावजूद मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे दिल में शीतल के लिए अलग अलग फीलिंग्स आने लगीं। वह मुझे पसंद आने लगी थी। मेरे मन में उसकी दया कब प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। वैसे तो वह मुझसे 1 साल बड़ी थी, लेकिन मैं उससे प्यार करने लगा था। मैं इस बात का इंतजार कर रहा था कि मेरा शिक्षण कब पूरा होगा और मैं नौकरी पर लगूंगा। तब मैं अपने पापा से कहूंगा कि मेरी शादी करवा दो। जैसे ही मेरा शिक्षण पूरा हुआ, मुझे अच्छी जगह नौकरी भी मिल गई। हमारे शहर से 3 घंटे की दूरी पर ऑफिस था, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाता और रात को देर से घर लौटता। एक बार जब मैं रात को घर आया, तो माँ ने मुझे पेड़ा खिलाया और बोली, बधाई हो, शीतल की शादी तय हो गई है। ये सुनते ही मुझे वह पेड़ा झर जैसा लगने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा मुंह कड़वा कर दिया हो। मैं हैरान होकर माँ की ओर देखने लगा, लेकिन चुप रहा। लेकिन मुझे असली झटका तब लगा, जब मुझे पता चला कि माँ ने उसकी शादी जिस जगह तय की थी, वह कोई जवान लड़का नहीं, बल्कि 2 बच्चों का बाप, 40 साल का आदमी था। उसकी बीवी मर चुकी थी, बच्चे बड़े थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इसलिए माँ ने शीतल की शादी उसके साथ तय कर दी थी। उस रात शीतल स्टोर रूम में रो रही थी। मैं भी बहुत टेंशन में था। जब मैं स्टोर रूम में गया, तो मुझे देखकर वह और ज्यादा रोने लगी। बोली, महेश, मुझे ये शादी नहीं करनी। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, तू रो मत, मैं तेरे लिए जरूर कुछ न कुछ करूंगा। मैं सुबह माँ से बात करूंगा। तब शीतल बोली, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, जैसे भी हो ये शादी रुकवा दे। मुझे उस बूढ़े के साथ शादी नहीं करनी। सुबह जब मैंने ये बात माँ को बताई, तो वो मुझ पर ही चिल्लाने लगी। बोली, तू घरेलू मामलों में दखल मत दे। मैंने कहा, लेकिन माँ, शीतल में ऐसी क्या कमी है कि तू उसकी शादी एक बूढ़े के साथ करवा रही है? माँ बोली, अनाथ लड़कियों की शादी ऐसी ही जगह होती है। अरे, उलट उसका शुक्रिया मानना चाहिए, क्योंकि उस बूढ़े ने उसे पसंद किया। उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। और सबसे जरूरी बात, उस बूढ़े को दहेज भी नहीं चाहिए। हम उसे दहेज कहाँ से दे सकते हैं? मैंने माँ से कहा, अगर तू अपनी बेटियों को दहेज दे सकती है, तो शीतल को क्यों नहीं? वह भी तो तेरे भाई की बेटी है ना? इस पर माँ बोली, अरे, तुझे उस पर इतनी दया क्यों आती है? तू उसका अपनी बहनों से तुलना करता है। अरे, तेरी बहनों के माँ बाप अभी जिंदा हैं, इसलिए उन्हें दहेज दिया गया। उनकी शादी धूम धड़ाके से की गई। लेकिन शीतल के माँ बाप कहाँ जिंदा हैं? तब मैंने माँ से कहा, शीतल के हिस्से की जमीन किसके पास है? मेरे इस सवाल पर माँ मेरे चेहरे की ओर देखने लगी। मैंने तुरंत कहा, निश्चित रूप से तुम्हारे और पापा के पास ही होगी। तुम उस जमीन को बेच दो और उसकी शादी किसी अच्छी जगह करवा दो, और उन पैसों से उसका दहेज भी दे दो। इस पर माँ बोली, वह जमीन बेचकर हमने पैसे अपने पास रखे हैं। कितने सालों से वह हमारे घर में खा पी रही है, मुफ्त में रह रही है, सुख से जीवन जी रही है, तो इसमें कुछ खर्च नहीं हुआ क्या? माँ की ऐसी बातें सुनकर मुझे माँ की सोच पर दुख हो रहा था। मैंने माँ से कहा, माँ, 2 वक्त का खाना वह इस घर में इतनी मेहनत करके खा रही है, वह भी तुम उसके बाप के पैसों से खिला रहे हो। कितनी दुख की बात है यह। अगर तुम लोगों को शीतल को दहेज देने में इतना टेंशन है, तो ऐसा करो, मेरी शादी शीतल से करवा दो, फिर तुम्हें दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। ये सुनते ही माँ ने मेरे कान के नीचे मारा और चिल्लाने लगी, मैं तेरा विवाह किसी अनाथ लड़की से क्यों करवाऊंगी? क्या मुझे वक्त नहीं मिला है? मैंने कहा, अगर तू यह शादी नहीं करवाएगी, तो मैं जबरदस्ती उससे शादी करूंगा, क्योंकि वह भी बालिग है और मैं भी बालिग हूं। ये बात मैंने अपने पापा को भी बताई। मेरे पापा को कोई आपत्ति नहीं थी। भाभीयों ने भी माँ को समझाया कि शादी हो जाए तो अच्छा है ना।
शीतल सारी उम्र हमारी नौकरानी बनकर रहेगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरा प्लान क्या है। मेरे पापा ने मेरी और शीतल की शादी तय कर दी। तब शीतल मुझे आश्चर्य से देख रही थी। अब वह मुझसे बात नहीं करती थी। उलट मुझे देखते ही स्टोर रूम में चली जाती थी। 1 महीने बाद मेरी शादी पापा ने उससे करवा दी। उन दिनों मुझे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। शादी के बाद शीतल बहुत नर्वस हो गई थी। मुझसे बोली, महेश, तूने मुझसे शादी क्यों की? मैं तो तुझसे 1 साल बड़ी हूं। मैंने उससे कहा, बड़ी है तो क्या हुआ? हमारी शादी तो हो गई है ना? इस पर शीतल बोली, शायद तुझे मुझ पर दया आई, इसीलिए तूने मुझसे शादी की है। मैंने कहा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तू सुंदर है, जवान है और स्वभाव से बहुत अच्छी है। मेरे मामा की बेटी है। मैं तो खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मेरे पापा ने मेरी बात मानी। इस पर शीतल बोली, अगर मामा ने हमारे विवाह को मंजूरी नहीं दी होती, तो तू क्या करता? इस पर मैंने हंसकर कहा, उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करता। फिर भी अगर उन्होंने मंजूरी नहीं दी होती, तो तुझे भगा ले जाता और कोर्ट में जाकर शादी कर लेता। फिर सबको तुझे बहू के रूप में स्वीकार करना ही पड़ता। मेरी बात सुनकर शीतल हंसने लगी। वह आज पहली बार हंसी थी। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर इतनी सुंदर मुस्कान देखी थी। वह बोली, तू मुझसे इतना प्यार करता है? मैंने कहा, हाँ, करता था, कर रहा हूं और करता रहूंगा। इस पर वह बोली, लेकिन मेरा जीवन तो जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। तुझे पता है भाभी क्या कह रही थी? कह रही थी कि अब तो शीतल हमारे घर में ही रहेगी, सारी उम्र हमारी सेवा करती रहेगी और महेश शहर में जाकर नौकरी करेगा। मैंने शीतल से कहा, उन्हें जो बोलना है बोलने दे। मैंने जो सोच रखा है वही करूंगा। शादी के बाद 1 महीना तो मैंने कुछ नहीं किया। शादी के बाद 2 दिन ही शीतल का लाड प्यार हुआ। 1 महीने बाद मैंने अपने पापा से कहा, शहर में जहां मुझे नौकरी मिली है, वहां से रोज यहां आना जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरी बात सुनकर माँ बोली, हाँ, कोई बात नहीं, तू हफ्ते में एक बार यहां चक्कर मार लिया कर। मैंने माँ से कहा, नहीं, हफ्ते में एक दिन आना भी बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ महीने में एक बार चक्कर मार सकता हूँ। तब माँ बोली, ठीक है ना, फिर महीने में एक बार। तुझे अब अच्छी नौकरी मिल गई है तो छोड़ तो सकता नहीं। मैंने माँ से कहा, मैं अपनी बीवी शीतल को भी अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे इस बात पर माँ को ही क्या, पूरे घरवालों को आश्चर्य हुआ। सभी ने इस बात का विरोध किया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने जबरदस्ती शीतल को अपने साथ शहर ले गया। वह भी बहुत खुश थी। हमारा छोटा सा घर था, जिसे शीतल ने बहुत अच्छे से सजाया था। वह मुझसे कहती, महेश, तूने मुझसे शादी की, मेरा जीवन स्वर्ग बना दिया। मैं तेरा उपकार कभी नहीं भूल सकती। लेकिन सच तो ये है कि वह मेरे जीवन में आई और उसने मेरा जीवन स्वर्ग बना दिया। वह मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझसे बहुत प्यार करती है और इस तरह हमारा संसार दिन ब दिन फलता फूलता जा रहा है। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए कि मैंने शीतल से शादी करके सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।